कुंजी कैसी होनी चाहिए, पता चल गया किस यूनिट के कितने मार्क्स हैं। अब उस यूनिट में से नोट्स कैसे बनाने हैं, ये 2 महीने जनवरी और फरवरी उन एग्जाम टिप्स पे अड़े रहना है। लिखित परीक्षा के मार्क्स हैं वो 70 मार्क्स, वो 70 मार्क्स हमारे एनसीईआरटी में से हैं। तो अब ये जो तैयारी है इसको किस दिशा में लेके जाए, ये कैसे अचीव हो सकता है, हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड की आंसर शीट में आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, पेपर की तैयारी कैसे करनी है जिससे आपको कोई भी 95% या उससे ज्यादा मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। बेटा जब भी आप देखते हो रिजल्ट आता है आपके आसपास, आप सुनते हो कि बहुत सारे बच्चों का नाम आया है कि अरे इसने फुल स्कोर करा है, 100% स्कोर करा है, 98% स्कोर करा है, 95% स्कोर करा है। अब ये कैसे होता है बेटा, ये होता है एक जिद से, एक जुनून से। वो जिद आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। देखो कामयाबी के बारे में सोच तो हर कोई सकता है बेटा, ठीक है, लेकिन जब तक आप उस पर अड़ोगे नहीं, उसके लिए जुनून नहीं लाओगे, तब तक ये कामयाबी आएगी कैसे, ठीक है। तो आप और मैं दोनों मिलकर ये टारगेट करने वाले हैं कि ये कैसे अचीव हो सकता है, हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है बेटा, बस अपनी तैयारी में भी और एग्जाम टाइम में भी, आंसर लिखते टाइम पे भी आपकी उत्तर कुंजी कैसी होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर को लगे अरे वाह आंसर बढ़ गए तो मजा आ गया, इस बच्चे को मिलने चाहिए फुल मार्क्स, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं बेटा, क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो हमारी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, जो हमारे स्कोर को बेटर करे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बेटा हमारे पास क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। बोले तो जीव विज्ञान में, हमारी बायोलॉजी में कौन सी यूनिट कितनी वेटेज होल्ड करती है, उस हिसाब से उस यूनिट की तैयारी की जाए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब देखो आपको पता चल गया किस यूनिट के कितने मार्क्स हैं। अब उस यूनिट में से नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि रिवीजन में भी आसानी हो, और एग्जाम से एक दिन पहले जब आप वो क्विक गो थ्रू कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तुरंत जो रिवीजन हो पाए, कैसे हो पाएगा, वो नोट्स कैसे बनाने हैं वो जानेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे एनसीईआरटी। हमें पता है बेटा पेपर के लिए सबसे ऊपरी, ठीक है, सबसे ऊपरी दर्जा कौन सी किताब का है, हमारी एनसीईआरटी का ही तो है। तो हम लोग ये देखेंगे कि एनसीईआरटी की तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसे हम किस तरीके से पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीजों को कैसे हाईलाइट करें जो हमें आखिरी पॉइंट तक, एग्जाम तक याद रहे, लंबे ड्यूरेशन के लिए याद रहे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे आपका आंसर शीट यानी उत्तर कुंजी किस प्रकार होनी चाहिए, आप उत्तर किस तरीके से लिखें कि एग्जामिनर भी खुश हो जाए, अरे वाह क्या आंसर है, इस बच्चे को तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में देखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बेटा। वो टिप्स अपने को जितने भी 1 या 2 महीने बचे हैं, फरवरी से हमारे एग्जाम शुरू है ना, ये 2 महीने जनवरी और फरवरी उन एग्जाम टिप्स पे अड़े रहना है, टिके रहना है, ताकि हम भी वो कामयाबी वाला मंजर छू सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले टॉपिक के साथ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हमारे पास जो 100 अंक हैं हमारे जीव विज्ञान के, ठीक है, उन 100 अंकों में से 70 अंक जो हैं वो लिखित परीक्षा के हैं और 30 जो हैं वो प्रयोगात्मक परीक्षा के हैं, ठीक है। तो उन 70 में जो लिखित परीक्षा के मार्क्स हैं वो 70 मार्क्स, वो 70 मार्क्स हमारे एनसीईआरटी में से हैं। अब एनसीईआरटी की कौन सी इकाई कितने मार्क्स, कितना वेटेज होल्ड करती है वो समझो। सबसे पहली इकाई हमारे पास है जनन की, जनन बोल रहे हैं या फिर हम लोग रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। इस इकाई के हमारे पास 70 में से लगभग है 14 मार्क्स अलॉटेड, ठीक है। इस इकाई के कितने मार्क्स हैं, 14 मार्क्स हैं बेटा। फिर उसके बाद अनुवांशिकी और विकास वाली यूनिट के हैं 18 मार्क्स, और फिर जीव विज्ञान और मानव कल्याण के हैं 14, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग के हैं 10। इसके बाद है बेटा परिस्थितिक एवं पर्यावरण, हमारी इकोलॉजी के हैं 14 मार्क्स। तो ये सारे मार्क्स मिला के हमारे पास टोटल लिखित परीक्षा के, हमारे रिटन एग्जाम के 70 मार्क्स बनाते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जिस तरीके से हमारे जो अंक हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे बेटा। तो अपने पास जनन में 14, 18, 14, 10, 14, ठीक है, मान के चलेंगे सब में एक समान ही जो है मार्क्स का वेटेज है। तो अब ये जो तैयारी है इसको किस दिशा में लेके जाए, किस तरीके से करें, उसके लिए सबसे पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि नोट्स कैसे बनाएं और एनसीईआरटी कैसे करें, जिससे हमारे ये 14 और 18 नंबर जो है ये सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले हमारे बात करते हैं नोट्स बनाने का। ठीक है, यहां मैंने एक बच्चे का सैंपल लिया है, आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें? पहले तो जितना ज्यादा हो सके डायग्राम्स की मदद लेनी है, चित्र बनाने हैं लेकिन खुद से। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके डायग्राम्स, चित्रों का उपयोग करना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि अभी देखो एनसीईआरटी आप खोलोगे, ठीक है, उसमें आपको ये चित्र भी दिखेगा, अंडाशय का भी चित्र दिखेगा। अंडाशय के चित्र के बारे में एनसीईआरटी ने लिखित में वर्णन दिया है ना। तो अब देखो आखिरी समय जब आता है बेटा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सब चैप्टर्स का डिटेल्ड लिखित वर्णन पढ़ें, तो हमें तुरंत रिवीजन करना है। तो उस समय मदद करता है हमारा ये चित्र, ठीक है, हमारा फ्लो चार्ट, हमारे डायग्राम्स। तो नोट्स बनाते समय हमेशा जहां पे भी आपको लगे ये जो पार्ट है ये मेरा चित्र से आसान हो सकता है, डायग्राम बना के आसान हो सकता है, तो मैं उसकी मदद लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है डायग्राम्स को और फ्लो चार्ट को। अब फ्लो चार्ट कहने का क्या मतलब है मेरा? ठीक है, फ्लो चार्ट बोले तो कि कोई भी चीज अगर वर्णन में दी गई है, ठीक है, डिटेल्ड, एनसीईआरटी ने उसके 2 पेज दिए हैं, आधा पेज दिया है, अब उसको क्विक रिवीजन कैसे करना है, तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि हम उस पूरे पेज को एक फ्लो चार्ट में बना ले कि पहले ऐसा होता है, फिर ऐसे होता है और फिर ऐसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं तो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं बेटा शुक्राणु जनन। अब ये शुक्राणु जनन कैसे होता है ये समझो। अब ये शुक्राणु जनन एनसीईआरटी में ना, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा है ना, एनसीईआरटी में अपने पास बहुत डिटेल में दिया गया है। पहले मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद हमारे पास प्राथमिक, द्वितीय, फिर शुक्राणु पूर्व और उसके लास्ट में शुक्राणु, है ना, एनसीईआरटी में डिटेल में दिया है। अब उसको हम लोग आसान कैसे बना सकते हैं जिससे रिवीजन में भी आसानी हो और हमारे पास डिटेल भी हमको ना पढ़ना पड़े। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूंगी, सबसे पहले शुक्राणु जन लूंगी। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, शुक्राणु जन लिया। अब शुक्राणु जन लेके, ठीक है, मैं क्या करूंगी, शुक्राणु जन लूंगी और ये जो शुक्राणु जन है इसको मैं नीचे दिखाऊंगी। यहां पे होता है विभाजन। ठीक है, इसके बाद कैसे होता है, विभाजन होता है। क्या विभाजन? यहां पे होता है इक्वेशनल विभाजन, इक्वेशनल डिवीजन, यानी माइटोसिस, जिसको हम लोग सूत्री विभाजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आएगा हमारा माइटोसिस या फिर उसको हम लोग सूत्री विभाजन भी बोल देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन के बाद ये बनाता है हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल सकते हैं या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, अब सूत्री विभाजन हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा बन गया। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या करेगा, आगे फर्दर डिवाइड करेगा। अब जब वो डिवाइड करेगा बेटा क्या बनाता है, अब वो बनाता है हमारे पास असूत्री विभाजन करके द्वितीय शुक्री कोशिकाएं। ठीक है, और विभाजन कैसा रहेगा बेटा,
विभाजन कैसा रहेगा? अनइक्वेशनल डिवीजन यानी रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, कैसा रहेगा? रिडक्शनल डिवीजन रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, असूत्री विभाजन इक्वेशनल, असूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री। ठीक है, कैसा विभाजन बेटा? अर्धसूत्री विभाजन हमारा क्या रहेगा? रिडक्शनल डिवीजन। अब देखो बेटा, अब ये सारी चीजें तो हो गई। ठीक है, अब रिडक्शनल डिवीजन हो गया, तो इसके बाद जो दो सेल अपने को मिल रहे हैं, दो कोशिकाएं जो मिल रही हैं, ये होती हैं द्वितीय कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं? द्वितीय कोशिकाएं, या फिर इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करता है और क्या बनाएगा हमारे पास? अब हमारे पास वो बना के देगा शुक्राणु पूर्व। तो अभी जो रिजल्टेंट सेल आएगा, ये जो हमारे पास कोशिकाएं आई हैं, ये क्या है हमारे पास? ये है शुक्राणु पूर्व। ठीक है, शुक्राणु पूर्व है बेटा हमारे पास ये। तो शुक्राणु पूर्व क्या है? शुक्राणु पूर्व में आता है बेटा, अब क्या होगा? विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद शुक्राणु पूर्व में क्या होगा? विभेद होगा, मैचुरेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। विभेद होने के बाद वो क्या बनाएगा? विभेद होने के बाद वो शुक्राणु बनाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? यहां पे हुआ विभेद, और विभेद होने के बाद ये शुक्राणु जनन का जो प्रोसेस है, शुक्राणु जनन का प्रोसेस खत्म होगा और आखिर में हमें मिलेगा शुक्राणु। ठीक है, यानी हमारा स्पर्म अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, जब भी हम एनसीईआरटी में देखते हैं, ये जो प्रोसेस है बहुत डिटेल्ड प्रोसेस रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने उसको आधा एक पेज में लिख के दिया है। अब मैंने क्या किया? मैंने उसको एक फ्लो चार्ट बना लिया। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने उसको एक फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल के फॉर्म में बना लिया। अब मुझे जब भी, ठीक है, अब मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगी? सीधा सीधा इसको देख लूंगी और मेरा शुक्राणु जनन की जो क्रिया है वो क्लियर हो जाएगी। पूरा एनसीईआरटी पे भी डिटेल में वर्णन नहीं पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन भी जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप नोट्स पढ़ें, नोट्स बनाएं बेटा, दो चीजों का ध्यान रखना है, डायग्राम्स का, इसके सिवा हमें फ्लो चार्ट बना के मदद लेनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स का ध्यान रखो, और नोट्स बनाते समय आप जब भी नोट्स बनाओ, ऐसा आलस नहीं करना है कि प्रिंट आउट ले लिया फ्लो चार्ट का, डायग्राम का, नहीं, अपने हाथ से एक बार खुद बनाओ। उससे क्या होता है? आपके ब्रेन में वो लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा बेटा। ठीक है, इसके सिवा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और वो प्रैक्टिस आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि अगर मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस दिखाऊं तो उसमें क्या होता है कि चित्र बना के वर्णन करें। तो देखो, चित्र भी बन गया, वर्णन भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजों की आपकी मदद हो जाती है बेटा। ठीक है, और अपने पास पेपर में एक और चीज का ध्यान रखना है बेटा, हैंड राइटिंग। ठीक है, हैंड राइटिंग साफ होनी चाहिए, आपके चित्र भी साफ होने चाहिए। तो वही प्रैक्टिस आपको नोट्स के साथ शुरू करनी है। आपके नोट्स भी उतने ही साफ सुथरे, नीट, और हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो और वही प्रैक्टिस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी दिखे, उत्तर कुंजी में भी दिखे। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे क्या है? नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, क्या कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी में पहली चीज, जब भी आप एनसीईआरटी खोलो, आपके हाथ में पेन, हाइलाइटर, पेंसिल, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज तो आप एनसीईआरटी में, जैसे मैंने क्या किया, मैंने खोली किताब, मैंने खोली मेरी एनसीईआरटी। अब इस एनसीईआरटी में मैंने देखा कि मेरे पास एक है, क्या एक शब्द है, लघु बीजाणुधानी। अब ये कहाँ है मुझे नहीं पता, या फिर मैंने देखा पुंकेसर क्या है, परागकरण क्या है, मुझे नहीं पता। तो अब मैं क्या करूंगी? जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है एक पुंकेसर का चित्र। ठीक है, इस पुंकेसर के दो हिस्से होते हैं बेटा, एक होता है तंतु, दूसरा होता है हमारा परागकोश। ठीक है, तो अब बेटा मैं क्या लिखूंगी? मैं ये हाईलाइट करूंगी कि मेरे पास जो मेरा
पुंकेसर है। पुंकेसर के दो हिस्से हैं, पुंकेसर को मैंने हाईलाइट करा। अब इसके दो हिस्से हैं, कौन कौन से? एक लंबा हिस्सा जिसको मैं कह रही हूं तंतु, ठीक है, मैंने उसको हाईलाइट करा। इसके बाद मैंने लिखा उसका एक अंतिम सिरा होता है जहां पे होता है परागकोश, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश। तो इस तरीके से पुंकेसर के दो भाग, पहला भाग तंतु, दूसरा भाग परागकोश। इस तरीके से आपने अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट करते जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर की। स्पेशल फीचर बोले तो कि मेरे को तो क्लास में ये बताया गया था कि जो मेरा परागकोश है वो क्या होता है? द्विपाली होता है। द्विपाली तो मैं क्या करूंगी, सीधा यहां पे लिख लूंगी कि ये कैसा है? द्विपाली है, ठीक है। कैसा है? हमारा द्विपाली है, द्विपालिका है, ठीक है। कैसा है? द्विपालिका है। दूसरा, हर एक पालिका में दो कोष्ठी होते हैं, तो मैं यहीं पे लिख लूंगी एक कोष्ठी ये, एक कोष्ठी ये। हर एक पालिका में क्या होते हैं? दो कोष्ठी होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं कोशिश करूंगी कि मैं डायग्राम में ही बना लूं, सो दैट मुझे यहां पे ढूंढना ना पड़े रिवीजन के टाइम पे कि कहां क्या चीज होती है, ठीक है। तो हाईलाइट करना है, डायग्राम में इंपॉर्टेंट चीजों को खुद ही मार्क कर लेना है ताकि वहीं पे रिवाइज हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी को रीड करने के दो इंपॉर्टेंट तरीके। पहला तरीका क्या है कि अपने को इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करना है? हाईलाइट करना है। जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं पेन पेंसिल साथ में रखना है, हाइलाइटर साथ में रखना है। इसके सिवा दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे बेटा कि जो भी डायग्राम है, डायग्राम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अलग से यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है, उनको वहीं पे लिख लेंगे जिससे रिवीजन में मदद मिले, ठीक है। अब देखो बेटा आगे क्या बात है। आगे हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने देखा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस यूनिट में कितना वेटेज है, उस हिसाब से ही उस यूनिट को पढ़ना है। फिर है नोट्स कैसे होने चाहिए, एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है। अब बात आती है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर को इंप्रेसिव कैसे बना सकते हो, कैसे जैसे ही वो शीट खुले, उत्तर कुंजी खुले तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि बहुत बेहतरीन आंसर लिखा है, एग्जामिनर को भी लगना चाहिए बहुत बेहतरीन आंसर लिखा है इस बच्चे के फुल मार्क्स। अब वो फुल मार्क्स तक हमें कैसे पहुंचना है समझते हैं। तो समझने के लिए बेटा मेरे पास कुछ सैंपल पेपर्स है, ठीक है। ये देखो बेटा कि अपने पास ये एक आंसर का एग्जाम्पल है, सैंपल है, ठीक है। अब देखो जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, जैसे इस बच्चे ने लिखा है उत्तर संख्या 19, आपने क्या करना है या तो यहां पे लिख लो उत्तर संख्या 19 या फिर इस बच्चे की तरह हाईलाइट कर दो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर उसमें किसी भी चीज की परिभाषा पूछी गई है, ठीक है, तब आपने क्या करना है, जैसे कि यहां यातायात का विकास इस प्रश्न का मेन शब्द है, इंपॉर्टेंट चीज है, यही पूछी गई है। तो बच्चे ने देखो बेटा क्या किया है, इसको बोल्ड से अलग से अंडरलाइन करके लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि युग्मक जनन, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस को बताओ, तो पहले आप क्या लिखोगे, युग्मक जनन यहां लिखोगे, उसको अंडरलाइन करोगे और फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन देना शुरू करोगे, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि आपको लिखना है आंसर नंबर कौन सा है। दूसरी चीज आपको देनी है हेडिंग, ठीक है, आंसर में क्या देनी है, हेडिंग। इसके सिवा आपको अगर कोई सब हेडिंग है तो सब हेडिंग देनी है। इसके बाद आपका आंसर बेटा, ठीक है, अगर पॉइंट्स में हो सके तो पॉइंट्स में आंसर मेंशन कर देना है, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर मेंशन कर देना है। आपके आंसर का फ्लो ऐसा होना चाहिए बेटा। और इसके साथ अगर प्रश्न में पूछा है कि कोई चित्र की सहायता से समझाओ, कोई चित्र की मदद से, ठीक है, चित्र की मदद से हमें बताओ कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो उस केस में आपने क्या करना है बेटा, ठीक है, उस केस में आपने क्या करना है कि आपने जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि यहां पे हम लोगों ने चित्र लिया, चलो स्पर्मेटोजेनेसिस ही ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने क्या किया कि यहां पे आप देखोगे मैंने क्या किया है, इस चित्र की सारी लेबलिंग इसी साइड करी है, ठीक है, सारी लेबलिंग मैंने इसी साइड करी है। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप आंसर लिखो, ठीक है, जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाओ तो उसकी सारी लेबलिंग एक ही साइड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल ले लेती हूं।
ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, यहां पे आ गया हमारे पास गर्भाशय, यहां पे आ गया हमारा अंडकाशय, यहां पे आ गया हमारा योनि, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारी सारी लेबलिंग जो है वो एक ही दिशा में होनी चाहिए। और जब भी आप उत्तर लिखो तो उत्तर संख्या हाईलाइट करनी है, ठीक है, क्या हाईलाइट करना है, उत्तर संख्या हाईलाइट करनी है बेटा। अगले में देखेंगे हमारे पास, अब देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी 2023 का आपका पेपर है, पिछले साल का आपका पेपर है, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, इसमें देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, पहला है क्या क्या विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है। अब इसका आंसर आपने क्या कैसे लिखना है, हमेशा मेक श्योर करना है कि जब भी आप, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन है, टीबी के टीके का नाम क्या है, मुझे पता है टीबी के टीके का नाम बीसीजी है, तो मैं आंसर में क्या लिखूंगी, उत्तर लिखते समय मैं लिखूंगी पहले उत्तर का ख भाग, ठीक है, और ख भाग का सही उत्तर क्या है, 1। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं छोड़ना है, जो बीसीजी जो आपको विकल्प दिया है, विकल्प को पूरा पूरा लिखना है, बीसीजी, तभी जो है आपका उत्तर जो है बेहतर लगेगा, एग्जामिनर को भी पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। और अपने पास मेक श्योर करो बेटा सिर्फ 1, 2 इस तरीके से लिख के नहीं छोड़ना है, जो भी विकल्प है उसको पूरा वर्णन करना है, जो भी सही उत्तर दिया है उसको पूरा एक्सप्लेन लिखना है, ठीक है। इसके सिवा बेटा अपने पास, जैसे कि हम लोगों ने बोला, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स क्या होने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका दिमाग में आपको रखना है, जिनका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो आप देखो कि आपके नोट्स जो हैं वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। नोट्स में आपने क्या क्या करना है, नोट्स में आपने दिया है फ्लो चार्ट के ऊपर ध्यान, ठीक है, डायग्राम्स की आपने मदद ले ली है, ठीक है, चित्रों की आपने मदद ले ली है, ठीक है। इसके सिवा आपने ध्यान रखना है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी में आपने क्या करा है, एनसीईआरटी में आपने हाईलाइट कर लिया है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके सिवा आपने जो डायग्राम्स हैं उनको वापस से इंपॉर्टेंटली देख के जो अलग इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको साइड में ही क्या कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं डायग्राम में ही, ठीक है। इसके सिवा जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जा रहा है बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको उत्तर लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, मतलब शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है, लघु उत्तरीय, ठीक है, विस्तृत आंसर, इन सब की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ठीक है, उत्तर कुंजी में जिस प्रकार से आप आंसर लिखने वाले हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको वो प्रैक्टिस कर देनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेली, लगातार, रोज, ठीक है। आपने मानो आज आपने पुष्पों में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा, ठीक है। अब उससे रिलेटेड पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो विस्तृत और लघु उत्तरीय दोनों क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लिख कर स्टार्ट कर दो बेटा। 3 प्रश्न के सवाल में कितना लिखना है, 5 प्रश्न के सवाल में कितना लिखना है, उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या रखनी है बेटा, डायग्राम्स को बनाते समय, ठीक है। आंसर राइटिंग में अपने पास हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग किस प्रकार जाए, और इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है जो भी डायग्राम्स आप बनाएं। देखो बेटा डायग्राम्स में, चित्रों में रंग भरने का समय तो अपने पास नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी साइड से डायग्राम हम स्पष्ट बना सकते हैं और उसको डिटेल्ड लेबलिंग दे सकते हैं, ठीक है। ओके, डायग्राम विद लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के बिना डायग्राम के नंबर नहीं है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके सिवा सेहत का ध्यान रखना है,
पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देनी है। अभी बहुत कम समय बच चुका है बेटा, और ये कम समय में हमें जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, 95% टारगेट नहीं है, 100% अपना टारगेट है, वो 100% अचीव करने के लिए हमें रोज एनसीईआरटी, अपने नोट्स और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ये 3 मेन चीजों का ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा वादा करो कि आप इन 3 चीजों का रोज ध्यान रखोगे और लगातार कंसिस्टेंसी से अपनी तैयारी को 2 महीने तक करते रहोगे। ठीक है, तभी हम मिलके अपना जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। वो 100% वाला जो टारगेट है, ठीक है, उसको अचीव कर पाएंगे। वही बात है ना, कामयाबी के सपने तो हर कोई देख सकता है, लेकिन उसको पाने की जिद होनी चाहिए। तो प्रॉमिस करो कि आप में वो जिद है। ठीक है, वो जिद से आप रोज अपनी पढ़ाई पूरी करोगे ईमानदारी से, कंसिस्टेंटली, और अपने लक्ष्य को, हमारे लक्ष्य को अचीव करके दिखाओगे। ठीक है बच्चों, तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट। ठीक है।